सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने फर्स्ट पार्ट में जो किया था वो किया था जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किया था। प्लस हमने किया था कि रुदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम फेल क्यों हुआ था। लेट मी रिकैप यू। उसका मॉडल इसलिए फेल हुआ था बिकॉज वो ये नहीं बता पाया था कि एटम स्टेबल क्यों है। ठीक है, क्योंकि उसने जो कंसेप्ट बताया था कि न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो एक्सेलरेट होता है और ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इट मस्ट रेडिएट इट्स एनर्जी। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ख़त्म होती है, कभी ना कभी एनर्जी ख़त्म होगी, तो वो सीधा इट विल गेट फॉल एट द ऑन द न्यूक्लियस, सो एटम विल बिकम अनस्टेबल। तो इस चीज़ की थ्योरी को रुदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। प्लस यहाँ पर रुदरफोर्ड एक चीज़ और नहीं समझा पाया था, वो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं आपका इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम डील करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला पार्ट पूरा आपका फिजिक्स से बिलोंग करता है, बट जितना केमिस्ट्री में इसमें आता है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होता है। एक्सलेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये देखा गया, मैक्सवेल ने ये बताया, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सलेट होता है तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विच गेट एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो क्या कहा था इसने, तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव। तो मैक्सवेल ने कहा था, सो मैक्सवेल सजेस्टेड that when a charge particle get accelerated alternating electrical and magnetic fields are produced, okay, and get transmitted in the form of radiation called EM रेडिएशन। ओके, और वेव। ठीक है, EM रेडिएशन और वेव, इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव। नोट डाउन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ आई, जो भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ कुछ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, चलो जी, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी की। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव्स या रेडिएशन। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होती है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ध्यान दो, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर मान लेते हैं ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी,
देख रहे हो, ये है आपकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपकी क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री पर है। तो अगर जैसे ये मान लो डायरेक्शन प्रोपेगेशन है, तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 90 डिग्री पर और यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा होगा। समझ आ रही है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ एक्स देन दिस इज़ नॉट एक्सिस। एक हमने ले लिया डायरेक्शन प्रोपेगेशन, हमने कंसिडर कर लिया एक्स एक्सिस पर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 90 डिग्री पर। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा, ये मूव करेगा, एक्सलेट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 90 डिग्री टू ईच अदर होती है एंड ऑल्सो दे आर 90 डिग्री टू विद द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, द ऑसिलेटिंग इसलिए क्योंकि ये वेव की तरह जा रही है, ध्यान दो, ठीक है। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल and magnetic field are mutually perpendicular to each other and with the direction of propagation ठीक है। डायरेक्शन, ध्यान दो, ये दोनों आप 90 डिग्री होंगे आपस में और ये दोनों भी डायरेक्शन प्रोपेगेशन के साथ भी 90 डिग्री होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 90 डिग्री होगा विद द एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री होगा विद द एक्स एक्सिस, ओके। ये तो पहली प्रॉपर्टी है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे साउंड वेव को चाहिए होता है मीडियम, वाटर वेव को चाहिए होता है, इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी चली जाती हैं, ओके। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो मेन ये दो प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन ये है जो हमें पढ़नी है, हमें दिमाग में रखनी है, ओके ना। तीसरी प्रॉपर्टी में जो आता है, क्योंकि ये वेव्स हैं, रेडिएशन है, ऑब्वियस है रेडिएशन है या वेव्स हैं, तो इनकी अपनी कुछ वेवलेंथ होगी। तो ये जो वेवलेंथ है, अगर हम इनके वेव को अरेंज करें, ध्यान दो, इनकी वेव को अगर हम अरेंज करें तो हमें मिलता है एक स्पेक्ट्रम। जब भी वर्ड आता है स्पेक्ट्रम, अ स्पेक्ट्रम इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ कलर्स। Spectrum means the arrangement of different wavelength. Spectrum means the arrangement of different wavelength or different frequency. If you are arranging different wave in increasing order of wavelength or decreasing order of wavelength, then it is called spectrum. So, thus there are many electromagnetic radiation. बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, ठीक है, ओके, एंड हैव डिफरेंट वेवलेंथ। तो उनका वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सो इट कॉन्स्टिट्यूट EM स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहेंगे हम, EM स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नोट करो यहाँ तक। EM स्पेक्ट्रम कहेंगे जिसको। कर ले नोट। चलो अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की, इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ओके। तो जैसे मैंने कहा ये एक वेव है, ठीक है। तो इन वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अभी हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव, ध्यान दो, वेव है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, ओके। ये पॉइंट मान लो A से B तक का, ठीक है। अब देखो इस हाइट को कहा जाता है क्रेस्ट,
और इस डेप्थ को कहा जाता है ट्रफ। ठीक है, वेव की हाईएस्ट हाइट को क्रेस्ट और लोएस्ट डेप्थ को ट्रफ कहा जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो आती है सबसे पहले आता है वेव लेंथ, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा। इसे किसे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये होता क्या है, देखो ये भी क्रस्ट है बेटा और ये ट्रफ है। ओके, तो अगर मैं यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो ये एक लैम्डा है, और अगर मैं बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ तो ये भी क्या है आपका बेटा अब एक लैम्डा है। सो व्हाट इज वेवलेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। या तो दो क्रेस्ट का डिस्टेंस या दो ट्रफ का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक वेवलेंथ कहलाता है। ओके, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाता है आपका वेवलेंथ। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, जो यूनिट होती है लैम्डा की वो होती है मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। इस लेसन में आप एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर से डील करोगे और कुछ कुछ जगह पर पिकोमीटर से। ठीक है, मीटर एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। ओके, ना दूसरा जो आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक, अब जैसे इसका हमने क्रस्ट ट्रफ निकाला। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड, वेव का अपना एम्पलीट्यूड होता है। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, मीन पोजीशन से कितना क्रस्ट ऊपर जा रहा है और कितना ट्रफ नीचे आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिनोटेड बाय ए, यूनिट इसकी भी मीटर होती है क्योंकि लेंथ में। ठीक है, नाउ थर्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, इट इज़ क्या होती है, ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स passes at a point in 1 second। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई है एक पॉइंट तक। ठीक है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासेस एट अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, या किसी भी पॉइंट में एक सेकंड में कितनी वेव पास हुई है, जैसे मान लो ये यूँ 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 यूँ, कितनी वेव बनी, 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 4 फ्रिक्वेंसी इसकी, यानी 4 साइकिल। ओके, दिस होल साइकिल इज़ 1 फ्रीक्वेंसी, 2 3 4। तो देखो एक साइकिल एक वेव है, दूसरी साइकिल दूसरी वेव है, तो टोटल 4 वेव बनी, यानी 4 साइकिल्स। इसको हम क्या कहते हैं, वेव पर सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, वेव पर सेकंड। सो टोटल नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय एफ या न्यू। ओके, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज़ या पर सेकेंड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है बेटा वो है 1 में टी भी होता है, और क्या होता है 1 और ये क्या होता है C/λ। ठीक है, C/λ, वेयर C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा में बता दिया, वेवलेंथ होता है, नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं। साफ दिख रहा है ना, पास से सही है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो 3 प्रॉपर्टी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक्स में। चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी वो है वेलोसिटी, डिनोटेड बाय सी, ठीक है। सी से नोट करते हैं हम क्योंकि वेव्स है, लाइट के बराबर होती है इसकी स्पीड। तो असल में ये होता क्या, इट इज़, अब होता है वेलोसिटी का स्पीड, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस किसका, वेव का, ओके, टाइम पर सेकेंड। सो इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो c होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5वें नंबर पे आता है बेटा वेव नंबर, वेव नंबर। अब ये क्या होता है, इसके वेव नंबर को डिनोट करते बेटा हम, डिनोटेड बाय न्यू बार, ठीक है। ये होता क्या है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये रेसिप्रोकल था वेवलेंथ का, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, अगर मान लो इसको डिफाइन करना हो, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करें, सिंपल, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव बनी। ध्यान दो, 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा, 1 सेकंड होता फ्रीक्वेंसी होता है, एक यूनिट लेंथ में अगर मान लो ये है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं यहाँ वेव लेता हूँ, ये देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड में देख रहा हूँ, 1, देखो यहाँ तक 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पर कहूँगा 5 हर्ट्ज़ है जी, ये फ्रिक्वेंसी होगी। अब अगर मैं कहता हूँ ये यहाँ से लेकर, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो, ठीक है। मैं 1 मीटर लेके चल रहा हूँ, तो इसमें कितनी वेव्स बनी, 5 वेव बनी। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल वेवलेंथ। और इट कैन बी डिफाइंड, क्योंकि नंबर है ना, इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ वेव टोटल नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में क्या हो सकता है, दैट इज़ 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी, ओके। तो जो न्यू बार होता है वो होता है 1/λ। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, पर मीटर, ठीक है, नोट डाउन। देखो उसमें क्या था, पर सेकेंड, यहाँ पे क्या था, पर सेकेंड। वेव की अपनी कोई, वेव के अपना कोई वो नहीं होता, यूनिट नहीं होती, वो नंबर है ना। तो नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, इसलिए पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर, ओके, कीप इट इन माइंड, नोट डाउन। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है, ओके। कुछ रिलेशंस हैं इसमें, ओके। मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर सीधा एक नए पार्ट पे आते हूँ, ठीक है। देखो जी, न्यू होता है 1/T, पहला फॉर्मूला, और न्यू ही होता है c/λ। न्यू बार होता है 1/λ। तो आप रिलेट कर सकते हो, आपको फ्रीक्वेंसी दे देंगे, वेवलेंथ पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड दे सकते हैं, टाइम पीरियड दे देंगे और सब कुछ पूछ लेंगे। मान लो किसी का टाइम पीरियड दे दिया, फॉर एग्जांपल मान लो कह दिया द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ 10⁻⁻1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड है, 10⁻⁻1 सेकेंड है, या 10 सेकेंड ले ले, चलो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में वेव जा रही है। अब वो कहेगा, यहीं पे कहेगा, मान लो फाइंड वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, सब निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा आसान है। देखो हमें दिया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो न्यू क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड, यानी 1 में 10,
पर सेकेंड, और यू कैन से द न्यू इज़ 0.1 पर सेकेंड, ठीक है। न्यू आ गया, न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा क्या हो जाएगा सी अपॉन न्यू, सी होता है 3 इंटू 10⁸, न्यू हमें मिल गया 10.1, सो दिस कम आउट टू बी 3 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड, मीटर, सिंपल। अब लैम्डा मिल गया तो आप न्यू बार निकाल सकते हो, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं। तो न्यू बार क्या होगा 1 अपॉन में लैम्डा, यानी 1 अपॉन में 3 इंटू 10⁹। आप सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा वो आंसर आपका पर मीटर में आ जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल दिख रहा है जी। चलो फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, हर रेडिएशंस की अपनी वेव्स होती हैं, बहुत तरह की रेडिएशंस होती हैं, बहुत तरह की वेव्स होती हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आता है इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज़ को कंसेप्ट समझ लो, स्पेक्ट्रम होता क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट of different radiation or wave in increasing or decreasing order of frequency और वेवलेंथ, ठीक है। अगर आप डिफरेंट रेडिएशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर रहे हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे बेटा स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे स्पेक्ट्रम। हमेशा बच्चे रटते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स, नहीं वो गलत है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन है। वो बेसिक डेफिनेशन जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो आप देख सकते हो, लेकिन रेडिएशन बियॉन्ड विजिबल बहुत सारी है, ठीक है। विजिबल से पहले भी बहुत सारे रेडिएशंस है, विजिबल के बाद बहुत सारे रेडिएशंस है, ठीक है। तो अब तक जो रेडिएशन डिस्कवर हुई हैं, जितनी चीज़ रेडिएशंस बनी है, जिसके हिसाब से स्पेक्ट्रम बना है, जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, वो क्या क्या है, वो ये हैं। सबसे पहले आता है बेटा आपका कॉस्मिक रेज, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका गामा रेज, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका एक्स रेज, ठीक है। फिर आता है बेटा यूवी रेज, फिर आता है बेटा आपका विजिबल रेज, ये है वो जिसका विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका इंफ्रारेड रेज, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका माइक्रोवेव्स, और फिर आता है बेटा रेडियो वेव्स, ये आता है, ठीक है। ये है जी, ये 8 रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है बेटा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और हम जानते हैं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से ही ये चलता है। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ध्यान दो, इसमें ये अकेला ही है विजिबल जिसमें आपको 7 कलर्स मिलते हैं, ठीक है, और इसकी रेंज होती है 400 से 750 नैनोमीटर,
ठीक है। कहीं कहीं जगह 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, कई जगह 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्ट वैल्यू 400 to 750 नैनोमीटर है। उसके बाद इंफ्रारेड में चले जाता है, उससे हाई माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव में चले जाता है। ओके, अब देखो इसको अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको याद नहीं कर सकते तो इसका एक तरीका भी है, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो कॉस्मिक है तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो, कॉस्मिक के लिए कॉस्टली फॉर कॉस्मिक, गाड़ी मतलब गामा, बाकी ये तो याद कर लो एक्स यू वी, एक्स मतलब एक्सरे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, बी मतलब विजिबल, ठीक है। इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, इन, ध्यान दो, कॉस्टली, गाड़ी, एक्स यू वी, इन, माइक्रो और यहाँ पे क्या माइक्रोवेव है और फिर क्या है रेडियो वेव है। तो माइक्रोवेव या रेडियो वेव में कैसे है, एम मतलब मोटर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसकी रेंज क्या होती है 400 to 750 नैनोमीटर, ठीक है, इन मोटर रेस, ठीक है। सो कॉस्टली गाड़ी एक्सयूवी इन मोटर रेस, ओके, मोटर रेस कह लो, इन माई रेस कह लो, या आप बना सकते हो अपने, ये मैंने एक तरीका बनाया हुआ है, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। कॉस्टली गाड़ी एक्सयूवी इन मोटर रेस, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ओके, नोट डाउन। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है वो ये होता है, विजिबल रे का जो विजिबल रे है, देखो ध्यान सुनो, विजिबल रे है उसका जो अरेंजमेंट किया वेवलेंथ का वो है विजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ, ओके। ठीक है, चलो जी, तो आपको ये क्लियर हो गया कि स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे मैंने बताया 400-750 नैनोमीटर या 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉम, इसी में ही आता है आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसमें क्या आता है आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ध्यान दो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइन। विजिबल स्पेक्ट्रम ranges from 400 to 750 nanometer, okay, or 4000 to 7500 angstrom, okay, that is visible spectrum because you can see it consists of 7 colors, that's Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, okay. Now the important thing is in visible spectrum all colors are continuous, means जैसे वॉलेट के बाद इंडिगो, वॉलेट किस में मर्ज हो रहा है, इंडिगो में, इंडिगो किस में मर्ज हो रहा है, ग्रीन में, ग्रीन किस में मर्ज हो रहा है, येलो में। बॉर्डर नहीं दिखेगा आपको, उसमें नहीं दिखेगा कि यहाँ पे येलो खत्म हो गया अब यहाँ पे ब्लू शुरू हो गया, नहीं, वो ऐसा चल देगा कि वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ऐसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, व्हेन वन वेवलेंथ मर्जेस इनटू द अदर और वन कलर मर्जेस इनटू द अदर कलर, इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, okay, like violet merges into indigo, indigo merges into blue, blue merges into green and so on, okay, that is called continuous spectrum, okay। अब बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आती है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। इस चीज़ को रुदरफोर्ड ने समझा पाया था। Rutherford could not explain the atomic spectrum और atomic spectra और discrete भी कहते हैं इसको, discrete spectrum भी कहते हैं, और कई बार हम इसको line spectrum भी कहते हैं या line spectra भी कहते हैं। इसको समझा नहीं पाया, बेसिकली हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम समझा नहीं पाया, वो हम बोहर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एटम
स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। जैसे मैंने कहा स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये विजिबल भी हो सकता है, विजिबल नहीं भी हो सकता। ईजी करने के लिए हम कैसे करते हैं, हम लेके चलते हैं कि ये कुछ कलर्स वाले स्पेक्ट्रम बना रहा है, ठीक है। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है बेटा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है बेटा, वो दो तरह का होता है। एक होता है एमिशन और एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन। एक होता है एमिशन और एक क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, दोनों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये एक ग्लास ट्यूब लिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने पॉजिटिव और ये मैंने नेगेटिव दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गैस है, एनी गैस, अभी हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ पर है हाइड्रोजन गैस, ओके। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो बेटा, जब इस पर इलेक्ट्रिक आर्क दिया गया, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, हार्ड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, तो ये हाइड्रोजन एटम टूट जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट जाएगा हाइड्रोजन एटम में। अब क्या हुआ, जब इसने कुछ रेडिएशन बाहर निकाली, यहाँ पे क्या रखा, प्रिज्म, इसने कुछ रेडिएशन निकाली, ठीक है। प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म करता है डिस्पर्स। प्रिज्म क्या है, एक तरह से एक ऐसा समझो इंस्ट्रूमेंट है जो बता देते, जैसे टेस्टर बता देता कि करंट आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। टेम्परेचर और थर्मामीटर बता देता कि कितना हीट है, कितना टेम्परेचर है। उसी तरह प्रिज्म भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो बता देता है इस लाइट के अंदर कितने वेवलेंथ्स हैं, कितने कलर्स हैं, ओके। जैसे वाइट लाइट अगर पास हो गई प्रिज्म में से तो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, तो पता चल जाएगा इसमें 7 कलर है, ठीक है। अगर आपने कोई भी टॉर्च की लाइट छोड़ी, कोई भी लाइट छोड़ी और प्रिज्म से पास कर दी, प्रिज्म उसमें मान लो मैंने यहाँ से एक मोमबत्ती से लाइट पास की, ठीक है, प्रिज्म पास की और प्रिज्म ने उसमें 3 कलर शो कर दिए, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो कैंडल लाइट है उसके अंदर से वो जो लाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 वेव्स ऑफ दिस वेवलेंथ और इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेडिएशन ऑफ दिस वेवलेंथ, समझे बात। तो यहाँ पर रखा गया प्रिज्म, ठीक है, और यहाँ पर रखा गया क्या, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक स्क्रीन कह दो या प्लेट कह दो। फोटोग्राफिक वो होता है जिसमें इमेज बनती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इमेज बनती है, ओके। अब देखो जब यहाँ पर हुआ तो यहाँ देखा गया कि कुछ आए कलर्स, कुछ कलर्स आए, ध्यान दो, गैस में इलेक्ट्रिक आर्क दिया गया, गर्म किया गया, हीट किया गया, क्योंकि करंट से हीट प्रोड्यूस होता है, जो जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं इसको, जेटी इफेक्ट, H=I²RT, फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग। तो जब करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट की वजह से ये हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिसोशिएट हो गया हाइड्रोजन एटम में। फिर हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, कुछ रेडिएशन पास की, उस रेडिएशन को जब किसी प्रिज्म से पास किया गया तो प्रिज्म ने यहाँ पर कुछ क्या दिखाया, कलर्स दिखाए, कुछ वेवलेंथ दिखाए। जैसे मान लो मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे दिखा दिया ग्रीन, ऑरेंज और रेड, मान लेते हैं ये दिखा दें, ठीक है। या तो ये लेते हैं, ये ठीक है, मान लेते IGO ले लिया, ठीक है। हो सकता है कलरफुल हो सकता है ना हो, मैं यहाँ पे लेके जाऊँ कलरफुल मान लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक नई चीज़ डिस्कवर हुई कि हाइड्रोजन गैस ने में हीट देने पर उसने कुछ रेडिएशन दी जिसने कुछ कलर शो किए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्क्रीट कलर, इसे कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, फिक्स वेवलेंथ के, ठीक है। डिस्क्रीट कलर यहाँ पे क्या मिला बेटा, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ और कलर वर ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर कुछ ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। तो भाई ये चीज़ ऑब्जर्व हुई कि ऐसा हुआ, इसे हम कहते हैं आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या कहते हैं, आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ऐसा क्यों हुआ ये बताया था बोहर की थ्योरी ने, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे क्या समझना है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन एनी गैसेस मॉलिक्यूल
undergo electric discharge or heat, it gets split into the hydrogen atom and it emits some radiation which shows some different color. ओके ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर जो लाइट है इसने क्या किया, इसने सिर्फ 3 कलर शो किए, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई और गैस होता तो वहाँ पर कुछ और गैस और कलर शो कर रहा था, डिफरेंट गैस में डिफरेंट यहाँ पर स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम शो कर रहा था, डिफरेंट गैस में डिफरेंट डिस्क्रीट एक्सप्रेशन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था। ओके तो यहाँ पे ये बात पता चली कि एवरी गैस हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। मैं फिर बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यहाँ पर 3 ही वेवलेंथ बनी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस ने अगर मान लो ये दिया, नाइट्रोजन हो सकता कुछ और देगा, तो हर गैस का डिफरेंट था। जैसे तो यहाँ पर ये नेचुरल पाया गया कि नेचुरली था कि हर गैस का अपना एक क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है हर गैस का, वो उसका नेचुरल है। जिस तरह से फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं सभी के डिफरेंट होते हैं, सभी के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, उसी तरह सभी गैस के स्पेक्ट्रा भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आप कह सकते हैं ये जो है ये इसके फिंगरप्रिंट्स है, ये हाइड्रोजन गैस का फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल था, बॉन्सन ने इसी का यूज़ किया। अगर मान लो मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस IgO देता है, स्क्रीन पर क्या देगा, IgO देगा हाइड्रोजन गैस, जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दूंगा। तो अगर मान लो मुझे कहते हैं ये अननोन गैस है, ये अननोन गैस है, बताओ ये हाइड्रोजन है या हीलियम है। मानो 2 गैस दी जिनमें से एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, और मुझे कह दी कि बताओ कि कैसे आप पता करोगे, ठीक है, विदाउट लिक्विफाइंग द गैस। तो मैं क्या करूँगा, उस हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज में डाल दूँगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करूँगा, और अगर मुझे ये मिल गया IgO तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन गैस है, अगर नहीं मिला तो मैं कहूँगा हीलियम है। समझ ये बात नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, ये होता है सबके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर आपको ये लाइन स्पेक्ट्रा पता चल गया कि ये पर्टिकुलर गैस ये स्पेक्ट्रा देता है, तो ये पर्टिकुलर गैस है ये वाली, ठीक है। तो जिस तरह फिंगरप्रिंट्स सबके डिफरेंट होते हैं, उसी तरह हर एक गैस का स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि डिफरेंट है इसलिए इसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अगर इस फोटोग्राफी प्लेट को सामने रखें हम यूँ, ये अगर इस फोटोग्राफी प्लेट को हम क्या करें, सामने रखें, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ध्यान से देखो, हम क्या देखते हैं, हमें मिला I, G और O, बाकी सब गायब हो गया, हमें सिर्फ 3 मिले, IgO मिले, ठीक है। नोट डाउन, फिर करते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये 2 होते हैं, अभी मैंने सिर्फ क्या बताया आपको, एमिशन बताया बेटा, इसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। नोट डाउन। चलो भाई, अब हम करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ही दोनों पार्ट हैं, तो अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब ये क्या कहता है, देखो इस बार क्या किया गया, जो गैस है, ध्यान से सुनना, दोबारा डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, ध्यान दो, दोबारा ट्यूब लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब ही लिया गया। अब डिस्चार्ज ट्यूब लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क ये कि अब उस डिस्चार्ज ट्यूब को आपने चार्ज नहीं करना। पिछले केस में आपने चार्ज किया था ना, अब इसके अंदर दोबारा आपने हाइड्रोजन गैस डाली, ठीक है, दोबारा वही गैस डाली, ध्यान से सुनना, ओके। और यहाँ पर इस बार क्या पास कर दिया, वाइट लाइट। अब वाइट लाइट पास कर दीजिए आपने, इसमें क्या कर दी, पास वाइट लाइट, ओके, वाइट लाइट पास होगी, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी चली गई, ठीक है, ओके, वाइट लाइट पास। अब जब ये वाइट लाइट पास हुई और इसको पास किया गया किससे, एक प्रिज्म से, ठीक है, तो अभी भी कुछ स्पेक्ट्रम बना, ठीक है। मैं फिर कंसिडर कर रहा हूँ, विजिबल की बात कर रहे हैं, मान लो अभी कुछ स्पेक्ट्रम बना, और इस बार क्या हिसाब किताब था, जो एमिशन में क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है, वो यहाँ पर एब्सेंट था, ठीक है। ऐसा लेके चलो, ठीक है।
उसमें जो प्रेजेंट था वो यहाँ पर एब्सेंट था, और जो उसमें एब्सेंट था वो यहाँ पर प्रेजेंट था। इसे हम कहते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो व्हेन गैस, ध्यान दो, यहाँ पर कोई भी आपने इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया, नो हीटिंग, नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कुछ नहीं दिया। आप कह सकते हो यहाँ पर कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन है जी। सो व्हेन white light is passed through a gas, it emits some radiation, and when this radiation is allowed to fall on a prism, it gives some discrete spectra. Again discrete, ध्यान दो, discrete, discrete मतलब fixed, different. Okay, again यहाँ पर हमें क्या मिला? Again हमें यहाँ पे क्या मिला? ऐसा, ठीक है, ऐसा मिला। जो उधर प्रेजेंट था वो यहाँ एब्सेंट था, और जो वहाँ एब्सेंट था वो यहाँ पर प्रेजेंट था। एक बात देखना, यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर ज़्यादा वेवलेंथ मिली, वहाँ पर वेवलेंथ हमें कम मिली। अब ऐसा हुआ क्यों? देखो बेटा, यहाँ पर ये हुआ कि गैसेस मॉलिक्यूल ने लाइट, जब लाइट की वेवलेंथ, लाइट पड़ी उस पर, तो गैसेस मॉलिक्यूल ने उसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी को जाने दे दिया। मान लेते हैं यहाँ पर 400 से 700 नैनोमीटर, जैसे हमने कहा 400 से 700 कितना होता है? 400 से 750 नैनोमीटर का इसका रेंज होता है, ठीक है, विजिबल है ना, क्योंकि वाइट लाइट विजिबल होती है। अब 400 से 750 होगा इसके अंदर वेवलेंथ। तो इसमें से उसने क्या किया, ध्यान से सुनो, इसमें से उसने क्या किया, कुछ वेवलेंथ ले ली। ध्यान से सुनो, इसमें से क्या किया उसने, कुछ वेवलेंथ उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बाकी को उसने क्या कर दिया, जाने दिया। ध्यान दो, उसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ को क्या कर लिया यहाँ पर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को यहाँ पे क्या किया, जाने दिया। तो जो चला गया, ध्यान सुनो, इसने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को जाने दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ओके, सो एमिशन में क्या होता है, आप गैस को हीट करते हो, हीट करने के बाद वो ऐसी रेडिएशन देता है जो कुछ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा देता है। जिसमें एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, गैस, आप वाइट लाइट डायरेक्ट देते हो, कोई आप वहाँ पे हीट नहीं करते, और सीधा फिर जब वाइट लाइट देते हो तो वो गैस क्या करता है, उस वाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को जान देता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड दैट वाज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। नोट डाउन फास्ट। बोहर थ्योरी में हम इसको डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पर जो गैस, जो स्पेक्ट्रा बना वो यहाँ पर एब्सेंट है, और जो वहाँ पर एब्सेंट था वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसा क्यों हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे बोहर थ्योरी में। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें है बोहर थ्योरी। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।